बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने डेली चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर ख़वातीन व हज़रात जो बांग्लादेश की खबरें आपने सुनी और जो एक गुस्से का एक ज़बरदस्त किस्म का इज़हार बंगाली कौम ने किया, ये कोई एकदम वाली बात नहीं थी। ये तकरीबन 1 साल से हसीना वाजिद के खिलाफ ये मामला चल रहा था। मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जेक्शन हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर ये जो NGO वगैरह हैं ये एतराज़ात करती चली आ रही थी। उनमें से ये तालिब इल्म भी थे जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज के यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म थे, इनकी भी एक भरपूर किस्म की कोटा सिस्टम में और ये वो चेंजिंग में ना मुखालफत हसीना वाजिद के साथ चल रही थी। हसीना वाजिद के वक्त में इसने एक फौज से मिलकर एक तरह की मार्शल गवर्नमेंट पिछले 10 खास तौर पर 10 साल से एक मार्शल गवर्नमेंट चला रही थी। एक जमहूरियत नहीं थी बांग्लादेश की। हसीना वाजिद ने फौज को अपने साथ मिलाया, ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ मिलाया, ब्यूरोक्रेट को अपने साथ मिलाया, जजेस को अपने साथ मिलाया और मिला के 10 साल या 15 साल की हुकूमत चलाई। उसमें एक ये इन सब अदारों को जब उसने अपने साथ मिला लिया तो हसीना वाजिद एक ताकतवर खतून के तौर पर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सामने है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा रज़ाकार। पिछले दिनों में इसके ऊपर बड़े गाने। रज़ाकार क्या है? ये रज़ाकार हसीना वाजिद उनको कहती थी जो लोग 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम करने के मुखालिफ थे। ये रज़ाकार उनको ये हसीना वाजिद कहती थी और उन रज़ाकार को अपने 15 साल उसकी जो ये इक़्तिदार है, ये जो गवर्नमेंट है, ये वक्त है, उसने जितना भी जुल्म कर सकती थी हसीना वाजिद उसने किया। नौकरियों से फारिग किया, जेलों में डाला, जो भी एक सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है हसीना वाजिद ने इन रज़ाकारों के ऊपर लिया। वो कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं वही फिर काटेंगे। हसीना वाजिद ने ये जो निज़ाम उसने चलाया 15 साल, इन सारे इदारों को अपने साथ मिला के आखिरकार जब ये कोटा सिस्टम में उसने इन रज़ाकारों को वैसे फारिग हमेशा ही करती रही है। वो जब उसने किया तो इसके ऊपर ना एक छाप लगती जा रही थी। पहले 5 से निकाले, अगले 10 साल जो हसीना वाजिद की हैं, ये टोटल वही पॉलिसी से गवर्नमेंट चला रही है जो हिंदुस्तान इसको देता है। यानी इंडियन इनको पॉलिसी बना के देते हैं जी, एज इट इज लागू कर देती है और इंडियन इंस्ट्रक्शन के साथ अपने मुल्क को चलाती है। बंगाली इस चीज से बड़े खफा थे। बड़ी इसके अंदर उस वक्त जब ये अभी तो बांग्लादेश के हालात बड़े अच्छे हो गए थे, इनकी माशी हालत भी बहुत अच्छी हुई। इसमें किरदार हसीना वाजिद का इतना ज़्यादा नहीं। इसमें ये जो नोबेल प्राइज आए ना यूनुस साहब, डॉक्टर यूनुस जो है, इनका बहुत बड़ा किरदार है बांग्लादेश की माशी हालत को ठीक करने। क्योंकि ये जब बिल्कुल क्रश हो गया, बांग्लादेश बिल्कुल बैठ गया था, तो ये जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं ये एक बैंकर थे। ये जो छोटी इंडस्ट्री है, जो घरेलू इंडस्ट्री हम जिसे कहते हैं, ये कोई 15-20 हज़ार इंडस्ट्री थी बांग्लादेश के अंदर जो बैठ गई, बिल्कुल ही बैठ गई। बड़ी इंडस्ट्री तो बैठ नहीं थी ना, ये भी बिल्कुल बैठ गई। अब इस इंडस्ट्री को ऊपर लाने में ये जो डॉक्टर यूनुस साहब है, इनका बहुत बड़ा किरदार। इन्होंने माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एक स्कीम निकाली, उसमें इन्होंने सस्ते इंटरेस्ट के, लो इंटरेस्ट के ऊपर इनको कर्जे देने शुरू कर। उन कर्जों से ये इंडस्ट्री दोबारा चलनी शुरू हुई और उसके 3 या 4 या 5 साल के बाद ये इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हुई, बांग्लादेश की माशी हालत ठीक होना शुरू हो गई। तब से हसीना वाजिद पैटर्न को बांग्लादेश की आवाम
अंदर ही अंदर इसकी मुखालफत में उनका माइंड सेट बनना शुरू हुआ। डॉक्टर यूनुस साहब और एक बहुत बड़ी लॉबी जो है जिसमें जमात इस्लामी को भी हम शामिल कर सकते हैं, ये हसीना वाजिद के मुखालफ अंदर ही अंदर काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। तकरीबन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2013, 14, 15 की जब ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये एक जोर पकड़ा मुखालफत का। लेकिन ये 12, 13, 2015, 16 में ना ये हसीना वाजिद के खिलाफ ये लावा पकड़ना शुरू हुआ। और लास्ट इलेक्शन में जब उसने ये फादा दिया वगैरह को अंदर कर दिया, अपोजिशन ख़त्म भी कर दी, और वो फौज और अदालती अदलिया को और ब्यूरोक्रेट्स को इन सब को अपने साथ मिला के इसने इलेक्शन लड़ा और जी अपोजिशन तो थी नहीं, इरफान खड़ जब पूरी की पूरी इलेक्शन में जीत गई ये अपोजिशन के खिलाफ थी। ये एक इलेक्शन जो था ये बंगाली कौम के अंदर पैदा होना शुरू हुआ और हसीना वाजिद की हर पॉलिसी के ऊपर अटैक शुरू हो गया। हसीना वाजिद ने सख्त से सख्त आर्डर देना शुरू किया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसकी मुखालफत में लोग खड़े होने शुरू हुए। ये मैं आपको 2-3 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। ये जो एकदम मैंने को बता रहा हूँ कि एकदम कोई इनकलाब नहीं आया या एकदम हसीना वाजिद को उठा कर उन्होंने बाहर नहीं मारा। इसके पीछे एक लंबी बैकग्राउंड है जो कि हसीना वाजिद के जुल्म और ज्यादती की वजह से और जमहूरियत को डैमेज करने की वजह से ये इसके खिलाफ एक पुरजोर किस्म का लावा पकड़ना शुरू हुआ इसकी मुखालफत के ऊपर हसीना वाजिद की, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद तालिब इल्म की थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी, ये जो सोशल काम करते हैं एनजीओ वगैरह इनकी भी थी, और ये जो लो कैटेगरी के जो मजदूर हैं या जो दिहाड़ीदार काम करते हैं, जो छोटे किसान जो हैं, इन सब की मुखालफत हसीना वाजिद के साथ शुरू हुई। उन पॉलिसीज के ऊपर जो कि डॉक्टर यूनुस ने बना के दी, इसके ऊपर भी डॉक्टर यूनुस के ऊपर गद्दारी का और गबन के बेशुमार इन्होंने मुकदमात किए। उसमें 6 महीने तो जेल काट के लगातार ही डॉक्टर यूनुस गया, बाद में इनके ऊपर तो 10-20 मुकदमे और इन्होंने बनाए, लेकिन उनमें एक ही मुकदमा सच साबित नहीं हुआ, झूठ हुए सारे जिसमें वो सारे बरी भी हुए, और उसके बाद उन्होंने जिलावतनी काटी और फ्रांस चले गया, दूसरे वर्ग को उन्होंने सियासी बना ली। खबरदार ये लावा तालिब इल्मों के अंदर, किसानों के अंदर, ताजर बरादरी के अंदर, आम आदमी के अंदर, जब वो कहते हैं बनते बनते एक शोले की शेप में आया और पहाड़ की तरफ वो आतश फटता है, वो भी फटा और उस पर जलती पे जो तेल फेंका वो हसीना वाजिद ने खुद वो कोटा सिस्टम जो था वो जैसे उसने लागू किया उसको मुखालफत हो। और फिर हसीना वाजिद के खिलाफ वो एक हेड नहीं खड़ा हो, खाली तालिब इल्म नहीं खड़े हो, उसकी भरपूर किस्म की सपोर्ट ताजरों ने की, जो लोअर ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने की, जो लोअर जजेस थे, वकील थे, उन्होंने की। इस तरह पूरे बांग्लादेश की हर नस्ल, हर टाइप के लोगों ने एक भरपूर मुखालफत की हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के खिलाफ। और हसीना वाजिद को जो फौज उसके साथ, हसीना वाजिद को कहती रही थी सख्ती के साथ इनसे निपटा जाए और इनको कुचल दिया जाए। जब 300 से 400 लोग बांग्लादेशी बंगाली शहादत उनको हुई तो उन्होंने आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को साफ कह दिया कि भाई मैं अपनी कौम पे गोली नहीं चला सकता, मैं नहीं इनको मार सकता, लिहाजा मेरा मशवरा है। और जजेस ने भी उनको कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो इसके साथ मिले हुए थे हसीना वाजिद के साथ, जो कि पिछले 10-20 साल के एक टीम पूरी बनी हुई थी, जजेस की, आर्मी की, ब्यूरोक्रेट्स की, सारे मिल के इन्होंने गवर्नमेंट चला रहे थे हसीना वाजिद के साथ। उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर मुल्क छोड़ो, क्योंकि ये आप प्राइम मिनिस्टर कोई भी हमला कर सकते। इस टाइम में
हिंदुस्तान की एक एजेंसी है रहा, उन्होंने भी एक रिपोर्ट बना के दी नरेंद्र मोदी साहब को कि अब हसीना वाजिद को बचाया नहीं जा सकता। उनके जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान ये वो एक मीटिंग हुई हिंदुस्तान के अंदर, वो मुसलसल वो चल रही थी। जैसे ये मामला पहले तो उन्होंने समझा कि इस नोयत के हैं ही नहीं। जब ये रिपोर्ट बन के गई इंटेलिजेंस एजेंसी की, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कहा, नरेंद्र मोदी साहब को कहा कि जनाब ये मामला तो अब वहाँ से जाने लगा, तो अब तो ये हसीना वाजिद का बचना पॉसिबल ही नहीं। तो उन जो इंडियन इंटेलिजेंस थी, इन्होंने एक रिपोर्ट बना के नरेंद्र मोदी साहब को दी कि जनाब अब हम इसको नहीं बचा सकते हसीना वाजिद। इसमें मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता है। इसमें एक फैसला हिंदुस्तान ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, भारतीय गवर्नमेंट ने ये किया कि हम इसको एक ना 2-3 लाख बंदे, यानी जो फौज है, इसको बांग्लादेश में भेज दी कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ। लेकिन उसकी सख्त मुखालफत की इंटेलिजेंस ने कि जनाब आज 2-3 लाख फौज भेजने का वो कोई फायदा, क्योंकि अब ये मामला सर से ऊपर चला गया। अब हमें 2 या 3 लाख अगर हिंदुस्तानी फौज चले भी जाती, मदाखलत करेगी, तो हो सकता है दूसरे के लोग, मुल्क जो हैं, वो भी इसमें इंटरफेरेंस कर लें, फिर हम मामला गड़बड़ हो सकता है। लिहाजा अब इससे यहाँ से एक ही हाल है कि हसीना वाजिद को बाहर निकाला जाए और उसके साथ जो चांदी के लोग अहम हैं उनको बाहर निकाल लें। बाकी तो हमारी टीम अंदर ही काम तो करती रहेगी। ऐसा ना हो कि ये कंट्रोल किसी और तरफ चला जाए। ये रिपोर्ट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नरेंद्र मोदी साहब को पेश की। नरेंद्र मोदी साहब ने ये हसीना वाजिद कहते हैं ना कि वो तो मानी नहीं, एंड तक नहीं मानी। उसकी बहन, उसका बेटे सब मनाते रहे, वो तो मानी। हसीना वाजिद तो नहीं कहते कि मैं अपने छोड़ के जाऊंगी, बोला इनको कुछ लो, मारो, 4-5-2-4 हज़ार बंदे भी मर जाए, मार दो। फिर इंडियन इंटेलिजेंस के जो सरबराह था, उसने हसीना वाजिद को मशवरा दिया कि जनाब आप यहाँ से अब निकल जाए, क्योंकि अब हो सकता है कि हम, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, इसके इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में फौज और पुलिस इसकी निगरानी कर रही थी, इसकी हिफाजत भी कर रही थी हसीना वाजिद की। लिहाजा उस वक्त तक ये जो आर्मी है, फौज है, ये हसीना वाजिद के साथ ही थी। और हसीना वाजिद को एक सेफ साइड भी उन्होंने दी हुई थी कि आप जब मर्जी जा सकती हैं, जहाज अवेलेबल है और बिल्कुल नीड नहीं तरीके से आपको हम यहाँ से निकाल देंगे। एक प्लान इंडियन इंटेलिजेंस के सरबराह और हसीना वाजिद और जो आर्मी चीफ था ये बांग्लादेश का, वो और बाकी जो पावरफुल लोग थे, ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने तय की। लिहाजा हसीना वाजिद को उन्होंने कहा कि हम मज़ीद 20 से 25 घंटे तक हमें ख्याल करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर दावा बोलेंगे, हमला करेंगे, बांग्लादेशी तालिब इल्म और दूसरे लोग था। लिहाजा आप बगैर टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ से निकल जाए। हसीना वाजिद ने मान ली बात, ठीक। लिहाजा बड़ी सेफ तरीके से हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर दिया गया, उसमें जो भी उसने रखना था वो रखा और वो हिंदुस्तान शिफ्ट हो। न्यू दिल्ली भी चलेंगी, दिल्ली में पहले भी वो उधर गई थी हसीना वाजिद। जब ये खालिदा जिया का वक्त, तो तब ये जब शुरू में ही जब ये मसला आया था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो तब ये हसीना वाजिद उधर गए थे हिंदुस्तान के, क्योंकि वो इंडियन नवाज, सीधी सीधी बात है, हसीना वाजिद की इंडियन नवाज का खून थी। और वो वही पैटर्न, वो उसका सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो तरीकाकार था, वो सिर्फ सुनती थी, आर्डर उनका होता था, चल वो चलाती वैसे थे जैसे हिंदुस्तान चल रहा था, उसी तरीके से बांग्लादेश चल रहा था। और बांग्लादेश ने बहरहाल उन्होंने अपनी इकॉनमी को बेहतर
बेहतर किया पिछले 5-7 साल के अंदर। उन्होंने अपने आप को मुश्किल वक्त से निकाला है। उस मुश्किल वक्त से जो बांग्लादेश निकला ना, उसमें ये डॉक्टर यूनुस साहब जो नोबेल प्राइज याफ्ता, इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये बंगालियों के जहन में ये डॉक्टर साहब थे। हसीना वाजिद की रिप्लेसमेंट बंगालियों के पास थी, तो बंगालियों का ब्रेन वॉश हुआ था इस मामले में कि इसको हमने निकालना है और डॉक्टर यूनुस जो है डॉक्टर नोबेल प्राइज साहब, इनको लेके आना है। और फिर हमने एक न्यूट्रल सिलेक्शन करवा के ये जो हसीना वाजिद की पार्टी है ये भी फारग हो जाएगी और ये खाजा ज़िया की पार्टी ये भी फारग हो जाएगी। कि नए लोग आएंगे, आने वाले कुछ 6 या 7 महीने के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसमें एक नए लोग आएंगे। बांग्लादेश के अंदर एक नई समझ के सियासी पार्टी आएगी, एक नए लोगों की हुकूमत बनेगी जो इस मुल्क को अंदर चलाएंगे। इसमें भी छोटी मोटी सच्चाई हो सकती है, पाकिस्तान का किरदार क्या है, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से 4 से 5 साल पहले की बात है। क्रिकेट का एक मैच हो रहे थे जब वर्ल्ड कप के, तो उसमें बांग्लादेश आउट हो गई थी। तो बंगाली जो उस ग्राउंड में मौजूद थे तो उन्होंने कहा फिर क्या हो, बड़ा भाई तुम्हारा अंदर है। तो वो सहाफी ने पूछा कि भाई ये बड़ा भाई क्यों है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो अंदर है ना, छोटा भाई बाहर होगा ना, बड़ा तो अंदर। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो हमदर्दी और ये जो आपको नारे और ये जो गीत पाकिस्तान की स्पोर्ट में वहाँ पे सुनने को मिली हैं, ये भी कोई नया वाक़या नहीं था, ये भी कोई एकदम क्रिएटिव की हुई चीज़ नहीं थी, ये भी पुराना है। ये वही लॉबी है, ये जो रज़ाकार से जो बंगाली है, इनको बड़ा सख्त नफरत है रज़ाकार लफ्ज़ के साथ। और हसीना वाजिद इसको यूज़ करती थी, ये गद्दार जो लोग हैं वो रज़ाकार है, जो बांग्लादेश के गद्दारी करते वो रज़ाकार। हसीना वाजिद उनको रज़ाकार करती जो गद्दार हो, दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये बता रहा। तो वो रज़ाकार हैं कौन थे? वो थे जो 1971 में वो बंगाली थे जो कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं कि हम एक ही मुल्क हैं, इसी तरह चलने देना जाए और जो इख्तिलाफात है उनको ख़त्म किया जाए, ये वो लोग थे। लेकिन मुजीबुर रहमान ने वो इसकी जो हसीना वाजिद के जो वालिद साहब थे उन्होंने इनके ज़हन बना लिया था कि आपने अब अलग होकर रहना है, अलग मुल्क बनाना, अलग हुकूमत बनाएंगे, ये वो जो इस किस्म का है। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म तो तैयार हो गया, दोनों तरफ से हो सकता है। एक पाकिस्तान के जो उस वक्त के सरबराह जो भी गलती हुई हो, वो जब ये सारा मामला बना तो वो 1971 में अलग हो गया। तो 71 का भाई ये सारा मामला हुआ, तो उधर हम, इधर तुम, उधर हम, ये सारा इसमें कोई अपना CIA अमेरिकन एजेंसीज का हाथ था। इंडियन लॉबी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अंदर आ रही थी, उन्होंने बांग्लादेश की भरपूर सपोर्ट की थी उस वक्त। तो ये वो बड़ी देर बाद समझ आएगी, इसमें अमेरिका ने भी सपोर्ट बांग्लादेश की, हिंदुस्तान ने सपोर्ट बांग्लादेश की। ये बड़ी ये चीज़ें बड़ी देर बाद खुली। लेकिन ख़वातीन अगर आप इसका ना पूरे मुल्क का पूरा नक्शा देखें ना, मैप को अगर देखें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हिंदुस्तान इर्द गिर्द सारा हिंदुस्तान, सेंटर में बांग्लादेश, यानी हिंदुस्तान की एक भरपूर वहां पे ना शमूलियत है बांग्लादेश के अंदर। इसके अगर मैप को आप देखिए, अभी गौर करें, इसके तमाम इंडियन शहर इसके इर्द गिर्द, ये बांग्लादेश सेंटर में ही है, इसके इर्द सारा हिंदुस्तान। सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान की ये बॉर्डर की लाइन है, ये पाकिस्तान की नहीं है, ये बांग्लादेश की हिंदुस्तान के साथ। पाकिस्तान की तो 1500-1600 मील के करीब होगी, ये हिंदुस्तान बांग्लादेश तो सारा का सारा ये हिंदुस्तान के इर्द गिर्द सारे इंडियन शहर बीच में। लिहाजा इन्होंने उधर जाने की प्रेफरेंस दी। लेकिन 1971 से लेकर 2024 तक इस चिंगारी को एक बहुत बड़ी लाइट बनने में टाइम लगा और वो चिंगारी जलती रही ना बांग्लादेश की फौज से खत्म कर सकी उस चिंगारी को, ना ही हसीना वाजिद, ना मुजीबुर रहमान, जितने भी
ये बांग्लादेश के अंदर हुकूमतें आई, लेकिन उस चिंगारी को जो जल रही थी उसको बुझाने में नाकाम रही। और 2026 में पूरी रोशनी के साथ जब वो जली, उसमें हसीना वादे साहब जल गई। उनके जलने का 1 मिनट भी नहीं लगा और आपको जलती हुई शक्ल उसकी नजर आई। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब आप जबर और जुल्म करते हैं ना किसी कौम के ऊपर, उस ताकत से उसको आप दब तो सकते हैं, आवाज बंद हो सकती है। जैसा वो कहते हैं ना कि जहाद के भी 3 कुलिये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। एक तो वो जो आगे बढ़ के मुकाबला करते हैं, जुल्म को रोकते हैं। एक वो जो बोलते हैं कि तो ज़ालिम है, जुल्म कर रहे हैं। एक वो दिल में जो ये जो दिल में आ रहे हैं ना, ये वहां पे थे। ताकत से बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो आगे बढ़ के हाथ वो तो काट दी, बोलने वाले भी दबा दिए, लेकिन ये जो अंदर दिल में बुरा कहते थे ना, इनको वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकी। ये अंदर ही अंदर बोलते थे। और जब उनको मौका मिला 2024 के इस साल में चंद दिन पहले, तो भरपूर तरीके से उन्होंने इजहार किया। और हसीना वादे साहब की वो जो सल्तनत थी, जो जुल्म की बेस के ऊपर बनी हुई थी, उसको पाश पाश करके चल। और अल्लाह का इंतकाम देखे हसीना वाजिद को इस वक्त ना तो अमेरिका बना दे रहे, ना इंग्लैंड बना दे रहे। दोनों तरफ खाते देख जाते, इंग्लैंड ने भी, अमेरिका ने। वजह 16 से 17 करोड़ आवाम की आवाज है। और इंग्लैंड भी ये सोचता है कि भाई इस अकेली औरत की वजह से मैं 16 से 17 करोड़ आवाम की आवाज़ की मुखालफत क्यों करूँ। इसी तरह अमेरिका भी यही सोचता है। हिंदुस्तान में वो रहेंगी, उसके बाद बड़ा हो सकता है उनको पनाह कुछ दिनों के लिए वो कागज दूसरा पास भी हो जाए, अमेरिका में या इंग्लैंड में या सऊदी अरब में, किसी इस्लामी मुल्क में वो पनाह लेने में कामयाब भी हो जाए। लेकिन ये जुल्म जो ज़ालिम होता है ना, उसकी जो आखिर जो होती है वो अच्छी नहीं है। तो दुनिया में अल्लाह पाक ज़ालिम को दिखा देता है कि तेरे जुल्म का जो अज़ाब है वो इस दुनिया में मैं देखे तुम्हें ऊपर लेके जाऊँगा। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, हसीना वाजिद ने जो कुछ भी किया, जितने भी जुल्म उसने अपने ही बंगाली भाइयों पे किए, एंड रिजल्ट हसीना वाजिद एक पुरानी दास्तान बन के ठप हो जाएगी और उसका नाम निशान भी नहीं लेगी। ये मेरी बात आप जिंदगी की ख्याल रखें कि ज़ालिम का नाम नहीं होता। यज़ीद के 20-25 बच्चे थे। जब इस दुनिया में यज़ीद चला गया तो इसके कोई 20 से 25 बच्चे थे। आज तक हमने किसी बच्चे का नाम सुना यज़ीद का? हज़रत इमाम हुसैन का एक ही बच्चा था, हज़रत आबदीन साहब। तो हज़रत देखने आज तक हज़रत इमाम साहब का नाम भी याद है और ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी जिंदा है। इसलिए जालिम और जुल्म करने वाला जो लोग होते हैं, इनकी हिस्ट्री खत्म हो जाती है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। यार हम सच्चे दिल से, दिल से आने वाली जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। उनका साथ जो वो कहते हैं हमने आज़ादी ली, हम उस आज़ादी को भी मुबारकबाद देते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक करे कि वो आप बिल्कुल स्टेबल होके और दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें और अपनी माशी हालत और ये वो सब ज़्यादा बेहतर करें। और जो भी हिस्सा पाकिस्तान के साथ अगर इन लोगों का भी अच्छा रवैया होगा तो साथ चलने का भी पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इसके साथ ही ख़वातीन और हज़रात इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।